हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर भूगोल से संबंधित टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। उसी क्रम में आज देख रहे होंगे आप, हमारे सामने ज्योग्राफी का एक पेपर खुला हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। ये एग्ज़ाम 4 अगस्त 2024 को आयोजित हुआ था। ठीक है, इस पेपर को आज हम संपूर्ण व्याख्या सहित देखेंगे। चूँकि इस पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे पेपर एक साथ सॉल्व कराने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और देखने में बोरियत आने लगती है। इसलिए आज हम सिर्फ इस पार्ट 1 में 50 प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज पहला प्रश्न जो है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पहला प्रश्न है, इसको अगर हम आप देखें तो पहला प्रश्न है, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज किसने लिखी है? पुस्तक पूछा है, पहला प्रश्न है। ये सेट ये है, सेट ए की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न है, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है हेल्फोर्ड मैकेंडर। आपको पता है, इनको हम लोग एच.जे. मैकेंडर नाम से भी जानते हैं, एच.जे. मैकेंडर नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं। और इनकी एक और पुस्तक है, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज के अलावा इनकी एक और पुस्तक है, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ये एच.जे. मैकेंडर की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तमाम एग्जाम में कई बार इनकी ये रिपीटेड करके पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो आप याद रखिएगा। ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज जो है हेल्फोर्ड मैकेंडर की पुस्तक है, और उनकी दूसरी पुस्तक है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इनका। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो दूसरा प्रश्न है, वो है, द्वैतवाद की विचारधारा को आधार प्रदान करने का प्राथमिक स्तर पर श्रेय किसको जाता है? द्वैतवाद की जो विचारधारा है, उसका जो श्रेय जाता है बर्नहार्ड बर्नियस को जाता है। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो विकल्प बी है, बर्नहार्ड बर्नियस को जाता है। ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, आपको पता है। ठीक है, एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, और इन्हें ही क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैतता की आधारशिला रखने का श्रेय जाता है। बर्नहार्ड बर्नियस को क्रमबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल की द्वैतता का या द्वैतवाद का जो है आधारशिला रखने का श्रेय जाता है। इसे इन्होंने सामान्य एवं विशिष्ट भूगोल भी बताया है, सामान्य एवं विशिष्ट भूगोल, ये भी एक द्वैतवाद है। इसका भी श्रेय जो है बर्नहार्ड बर्नियस को ही जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हमारे सामने। तीसरा प्रश्न है, एक वैज्ञानिकों का समूह जिसे लॉजिकल पॉजिटिविस्ट के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। पूछ रहा है किस शहर में उसकी स्थापना हुई थी। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का एक समूह है, उसकी स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वियना में इसकी स्थापना हुई थी। अभी समझ लेते हैं क्या है। ये ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो प्रत्यक्षवाद का समर्थन करते थे, और ये लोग अनुभवजन्य साक्ष्यों पर जोर देते थे। अनुभव आधारित जो साक्ष्य होते हैं, अनुभव आधारित जो साक्ष्य होते हैं, उन पर जोर देते थे तथा आध्यात्मिक साक्ष्यों को नकारते थे। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो अनुभवजन्य साक्ष्यों को जोर देते थे और आध्यात्मिक साक्ष्यों को नकारते थे, प्रत्यक्षवाद का समर्थन करते थे, क्या कहलाते थे? लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। और इसकी स्थापना जो हुई है कहाँ हुई थी? वियना में हुई थी। इसका राइट आंसर ये है, वियना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है कि गिब्सन के अनुसार यथार्थवाद एक व्यवहारिक वैकल्पिक स्पष्टीकरण है। गिब्सन के अनुसार यथार्थवाद एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आदर्शवाद।
आइडियलिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं आदर्शवाद। अब आदर्शवाद की व्याख्या क्या है कि जो है इसमें आदर्शवाद को जो लोग मानते थे वो कहते थे कि जो है मनुष्य का मस्तिष्क ही जो है प्रधान तत्व है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वही प्रधान तत्व है, जबकि पदार्थ को ये मायने या जो है नहीं समझते थे। मस्तिष्क ही प्रधान तत्व है, प्रधान तत्व है, जबकि पदार्थ को ये लोग वरीयता नहीं देते थे, पदार्थ नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते थे? आदर्शवादी कहलाते थे। और क्या है, गिब्सन के अनुसार यथार्थवाद एक व्यवहारिक वैकल्पिक स्पष्टीकरण का सही उत्तर क्या है? आदर्शवाद। आगे प्रश्न देखते हैं हमारे। अगला 5वां प्रश्न जो है, प्रश्न है डब्ल्यू क्रिक ने किस विचार की वकालत की? प्रश्न नंबर 5 है, डब्ल्यू क्रिक ने किस विचार की वकालत की? ऑप्शन ए संभववाद, ऑप्शन बी मानवतावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी व्यवहारवाद, ऑप्शन डी उत्तर आधुनिकतावाद। तो इस प्रश्न का जो आयोग ने सही उत्तर माना है वो B+C को माना है। जो आयोग ने इसका सही उत्तर माना है B+C को माना है, मतलब मानवतावादी दृष्टिकोण और व्यवहारवाद दोनों विकल्पों को सही माना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डब्ल्यू क्रिक महोदय थे, ये व्यवहारवादी चिंतन जो है उसके आरंभिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जो व्यवहारवादी चिंतन थे उसका जो आरंभिक शुरुआत हुई थी, आरंभिक विकास हुआ था, उसमें विलियम क्रिक का महत्वपूर्ण योगदान है। और मानवतावादी दृष्टिकोण में भी इनका योगदान है। तो आयोग ने इनके 2 आंसर सही माने, बी और सी। और हम आपको बताते हुए चलते हैं कि ये जो हम प्रश्न आपको सॉल्व करा रहे हैं ये आयोग की आंसर की के अनुसार ही आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। आयोग ने जो उत्तर को माना है उसी आधार पर हम इसकी व्याख्या आपको दे रहे हैं। आंसर की से आप मिला सकते हैं। सेट ए को हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या जो 6 है, वह सतह जहां समान दबाव के सतहें समान घनत्व की सतहों को काटती हैं कहलाती हैं। समान दबाव की जो सतहें हैं समान घनत्व की सतहों को काटती हैं कहलाती हैं। ठीक है, विकल्प ए है बैरोट्रॉपिक सतह, विकल्प बी है असंतता की सतह, विकल्प सी है वाताग्र सतह, विकल्प डी है बैरोक्लिनिक सतह। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी बैरोक्लिनिक सतह। वायुमंडल में पाई जाती है परत, वायुमंडल में पाई जाने वाली एक परत है जिसको हम क्या कहते हैं? बैरोक्लिनिक सरफेस। क्या कहते हैं? बैरोक्लिनिक सरफेस, बैरोक्लिनिक सरफेस। ये उस सतह को कहा जाता है जो जहां पर समान दबाव की सतहों को समान घनत्व की सतहें काटती हैं। ठीक है, उस सतह को क्या कहा जाता है? बैरोक्लिनिक सरफेस कहा जाता है। इसका सही विकल्प क्या है? डी है, ये वायुमंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस दशा में अधिधारित वाताग्र, अधिधारित वाताग्र या आपने इसको अकुलेटेड भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फ्रंट, ठीक है, निर्मित होता है? विकल्प ए जब उष्ण वाताग्र व शीत वाताग्र एक दूसरे के समांतर होते हैं, आपको यही ध्यान देना है, समांतर होते हैं। विकल्प बी जब सतह पर उष्ण हवा बनी रहती है, जब सतह पर उष्ण हवा बनी रहती है। विकल्प सी जब उष्ण वाताग्र को शीत वाताग्र द्वारा पकड़ या ओवरटेक कर लिया जाता है। अगला विकल्प है जब शीत वाताग्र को उष्ण वाताग्र द्वारा, जब शीत वाताग्र को उष्ण वाताग्र द्वारा ओवरटेक कर लिया जाता है। तो इसमें जो है इसका सही विकल्प है हमारा आंसर सी। जब उष्ण वाताग्र को शीत वाताग्र द्वारा पकड़ या ओवरटेक कर लिया जाता है तो जो है अधिधारित वाताग्र का निर्माण होता है, अधिधारित वाताग्र का निर्माण होता है। थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए दो ये ठंडी वायु राशि और ये गर्म वायु राशि जब आपस में मिलती हैं तो एक तरह के वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे वाताग्र का निर्माण होता है। अब इसमें क्या होता है, जब वो शीत वाताग्र जो है, ये जो शीत वाताग्र है, ये अगर तेजी से आगे बढ़ता हुआ उष्ण वाताग्र से जाकर के मिल जाता है, उष्ण वाताग्र से मिल जाता है, तो जो उष्ण वाताग्र की जो हवा होती है, ये इसका जो संपर्क है वो जमीन से बिल्कुल कट जाता है, ये
पूरी तरह से ऊपर उठ जाती है और पूरा नीचे क्या हो जाता है, शीत हवा फैल जाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में जिस वातागर का निर्माण होता है उसे अधिधारित वातागर कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उष्ण वायु है या जो गर्म वायु है, उष्ण वायु या जो गर्म वायु है वो पूरी तरह से जमीन से ऊपर की तरफ उठ जाती है, उसका संपर्क टूट जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उष्ण वातागर को शीत वातागर द्वारा पकड़ या ओवरटेक कर लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, बगुयों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो बहुत फेमस प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। तो आपको पता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पता है जापान, फिलीपींस और चीन में इनको हम टाइफून नाम से जानते हैं। ठीक है, टाइफून नाम से जानते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में हम इसको टॉर्नेडो नाम से जानते हैं। ठीक है, टॉर्नेडो नाम जानते हैं। लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो फिलीपींस है, क्योंकि इन तीनों देशों में तो टाइफून नाम से जानते ही हैं, लेकिन विशेष तौर पर फिलीपींस में इसको हम किस नाम से जानते हैं? बगुयू नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको कई जगह अलग अलग भाषा में लिखा हुआ मिल जाएगा बागियो बागियो। तो ये जो है विशेष तौर पर फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बागियो नाम से जानते हैं। वैसे जापान, फिलीपींस और चीन में तीनों में मिलाकर किसको हम टाइफून नाम से जानते हैं। और यूएसए में हम किससे जानते हैं? टॉर्नेडो से नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन से अक्षांशों के मध्य बनते हैं? प्रश्न है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन से अक्षांशों के मध्य बनते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी है, 35 से 65 अक्षांशों के मध्य, दोनों गोलार्धों में। ठीक है, दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य बनने वाले चक्रवातों को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित बर्कनीज महोदय ने एक सिद्धांत दिया था। बर्कनीज महोदय ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलर फ्रंट थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर फ्रंट थ्योरी। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है पोलर फ्रंट थ्योरी। ये सिद्धांत किसका है? बर्कनीज महोदय का है, जो कि संबंधित है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है कि थारथवेट ने जलवायु वर्गीकरण की उन्नत व संशोधित योजना किस वर्ष में प्रस्तुत की थी? किस वर्ष में प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 का जो उत्तर है वो है 1948, विकल्प डी। आपको पता होना चाहिए कि थारथवेट ने सन 1931 ईस्वी में अपना पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने 3 चीज़ों को आधार बनाया था। एक था वर्षण प्रभाविता, ठीक है, दूसरा था तापीय दक्षता, ठीक है, तीसरा था वर्षा के मौसमी वितरण। उसके अलावा उन्होंने 1948 में जब अपना दोबारा संशोधित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उन्होंने उसमें संभाव्य, इनके साथ साथ ये सब चीज़ें शामिल थी उसमें, के साथ साथ संभाव्य वाष्पोत्सर्जन को भी शामिल किया था। ठीक है, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन को भी शामिल किया था। तो थारथवेट ने जलवायु वर्गीकरण की जो उन्नत योजना है वो कब प्रस्तुत की थी? 1948 में। हमारा विकल्प डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। महासागरों के तापमान में वितरण संबंधी कथनों पर विचार प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न जो है आयोग ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, इस प्रश्न को हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जैसे अगर हम लोग ये विकल्प पढ़ते हैं कि समुद्री गहराई बढ़ने के साथ तापमान एक समान दर से घटता है, ये बात गलत है। ठीक है, अब ये गलत है। अब विकल्प 2 अगर आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि
इसमें भी है तो ए विकल्प भी गलत हो गया, इसमें है ए विकल्प भी गलत हो गया। ठीक है, तो विकल्प हमारे पास ए और डी बचते हैं केवल। अगर हम ए और डी को देखें तो ये बात भी गलत लग रही है, क्योंकि सबसे अधिक समुद्री तापमान भूमध्य रेखा पर अंकित किया जाता है, भूमध्य रेखा पर अंकित नहीं किया जाता है। अब विकल्प एक को भी काट दें तो अगर आप देखें विकल्प एक भी कट गया, ये दो पहले से कट गए थे और ये भी कट गया, तो इसका कोई सही उत्तर नहीं मिल रहा है। इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को क्या किया है, जो है उसमें से हटा दिया है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12 हमारा जो प्रश्न संख्या है वो क्या कह रहा है, ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला जो है इसका कथन है कि महासागर के सतही जल और गहरी परतों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। महासागर का सतही जल और गहरी परतों के बीच में एक अन्य परत पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र की परत कहते हैं। ठीक है, ये बात सही है। दूसरा है उसमें गहराई के साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। वो जो दूसरी परत पाई जाती है उसमें गहराई के साथ तेजी से परिवर्तन होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। 1 और 2 कथन दोनों सही हैं। अब इसकी हम लोग थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा हम लोग समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो महासागरीय जल है, महासागरीय जल में 3 परतों का निर्धारण किया गया है। महासागरीय जल की 3 परतों का निर्धारण किया गया है, 3 परतों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो जो पहली परत है या जिसको हम लोग ऊपरी परत बोलते हैं, ऊपरी परत, ठीक है, ऊपरी परत 500 मीटर तक होती है। ऊपरी परत कहाँ तक होती है, 500 मीटर तक होती है। दूसरी जो परत है वही परत क्या कहलाती है, थर्मोक्लाइन कहलाती है, थर्मोक्लाइन कहलाती है। ये परत जो है लगभग 300 से 1000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है, 300 से 1000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। और इसमें जो है गहराई में बढ़ने के साथ साथ तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाती है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी परत है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निचली परत कहते हैं, निचली परत कहते हैं। जो निचली परत है हमारी वो 1000 मीटर से 1000 मीटर से जो है उसकी तली तक फैली होती है, तली तक फैली होती है। तो इसी को उन्होंने जो पूछा है कि जो दूसरी परत पाई जाती है वो किसके मत, तो पहली परत और अंतिम परत के बीच में जो परत पाई जाती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है। तो इस आधार पर हमारे इस प्रश्न के जो है प्रश्न संख्या 12 के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो रहा है वो हो रहा है 1 और 2 दोनों सही हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका, प्रश्न संख्या 13। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्नलिखित में से किस स्थान पर आता है। बहुत ही सरल प्रश्न और कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फंडी की खाड़ी में सबसे अधिक ऊंचा ज्वार होता है जिसकी लगभग ऊंचाई 15 से 16 मीटर तक होती है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए फंडी की खाड़ी कहाँ है, कनाडा के एक जगह पड़ती है वहाँ पे, नवा स्कोशिया। ठीक है, नवा स्कोशिया पूर्वी तट के आसपास अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या है, फंडी की खाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, कनाडा में है स्थित है और जहाँ पर लगभग 15 से 16 मीटर ऊंचे तक ज्वार आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है कि वह कौन सी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट का तापमान बढ़ा देती है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा, मान लीजिए हम ऐसे उदाहरण के लिए बता दें, अगर ये उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका से ऐसे गल्फ स्ट्रीम जाती है और यही धारा आगे बढ़कर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नाम से जानी जाती है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये धारा जब यूरोप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो वहाँ पर तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है। तापमान को बढ़ा देने से वहाँ पर जलवायु अच्छी हो जाती है और बहुत सारे जो बंदरगाह हैं वो साल भर खुले रहते हैं। ठीक है,
तापमान को बढ़ा देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 14B गल्फ स्ट्रीम। हम लोगों का नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित महासागरों में से किसमें समुद्री धाराओं की दिशा मौसम के साथ बदल जाती है? ठीक है, तो विकल्प ए अटलांटिक महासागर, विकल्प बी हिंद महासागर, विकल्प सी अंटार्कटिका महासागर और डी आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 15 का बी, हिंद महासागर में। आपको पता है हिंद महासागर में मानसूनी पवनें चलती हैं जो कि 6 महीने स्थल से जल की ओर और 6 महीने जल से स्थल की ओर। तो उसी क्रम में जो हिंद महासागर में चलने वाली महासागरीय धाराएं हैं उनका भी क्रम उलट जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंद महासागर, ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। अब सूची 1 में क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दी गई हैं और देश दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 ए, इसमें देखते हैं डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मैच करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। ए का 2 आप देखेंगे 2 जगह मिल रहा है आपको, ए का 2 जगह मिल रहा है। ठीक है, अगली है मैनर हिम रेखा। मैनर हिम रेखा है, ठीक है, ये रूस और फिनलैंड के बीच में है, तो बी का 3 आप देखेंगे हमारे विकल्प बी में मिल रहा है। ठीक है, अगली देखते हैं हम सिगफ्रायड रेखा। सिगफ्रायड जो रेखा है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। सिगफ्रायड रेखा जर्मनी और फ्रांस, सी का 4 हो गया। ठीक है, तो ओडरनीस रेखा आपकी डी का 1 जर्मनी और पोलैंड के बीच बची। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? 16 का बी। ठीक है, तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, मैनर हिम रूस और फिनलैंड के बीच है, सिगफ्रायड जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है और ओडरनीस जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। आप एक बार इनका नोट्स बना लीजिएगा, जितनी भी रेखाएं हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एग्जाम में हर बार पूछता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस महासागर को ब्रिटिश झील कहा जाता है? किस महासागर को ब्रिटिश झील कहा जाता है? ठीक है, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसका सही उत्तर देख लीजिए, हिंद महासागर। हिंद महासागर को ब्रिटिश झील कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न है हमारा, जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन संख्या 18, जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, बार बार आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लेखक जो हैं एस कोहन। ठीक है, एस कोहन इसके लेखक हैं। आपको हमारा जो है चैनल पे आप जाइएगा, आपको 150 महत्वपूर्ण पुस्तकों का एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने सभी एग्जाम में पूछी गई प्रश्नों को, बुक्स को संकलित करके आपके लिए उपलब्ध कराया। आप उसको जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है एस कोहन, 18 का बी, जियोपॉलिटिक्स। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न है पोलर जियोपॉलिटिक्स नॉलेज, रिसोर्सेज एंड लीगल रिजिम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पोलर जियोपॉलिटिक्स नॉलेज, रिसोर्सेज एंड लीगल रिजिम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 19 का जो राइट आंसर है वो है रिचर्ड सी पावेल एंड क्लास डूडस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। रिचर्ड सी पावेल और क्लास डूडस के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। आप याद कर लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न दोबारा एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, भविष्य में आने वाले किसी भी एग्जाम में प्रश्न को रिपीट किया जा सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म 27 तारीख से भरे जाएंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के फॉर्म जो है 27 तारीख से भरने शुरू हो जाएंगे और इसकी संभावित जो एग्जाम की डेट है वो 1 जून रखी गई है। ठीक है, 1 जून को रखी गई, 1 जून 2025 को रखी गई। तो आप लोग अपनी तैयारी में तेजी लाइए और जो लोग इस बार चूक गए हैं वो इस बार बिल्कुल नहीं चूकें। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्थानिक संपर्क और प्रादेशिक आर्थिक संरचना, स्थानिक संपर्क और प्रादेशिक आर्थिक संरचना का अध्ययन करने के लिए वस्तु प्रवाह पर 1957 में एडवर्ड उलमैन, ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा, एडवर्ड उलमैन
एडवर्ड एल उलमैन द्वारा किया गया एक अध्ययन किस देश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 20 का सी, यूएस पर आधारित है। एडवर्ड एल उलमैन जो आर्थिक संरचना का अध्ययन करने हेतु वस्तु प्रवाह पर जो इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। किन राज्यों में दंडकारण्य प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? किन राज्यों में दंडकारण्य प्रदेश का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है 21 का सी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। आप देख लीजिएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की इनके उड़ीसा के कुछ जिले, छत्तीसगढ़ के कुछ जिले और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में ये जो है दंडकारण्य का प्रदेश फैला हुआ है, जो लगभग 89078 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये असमतल पठारी धरातल है। असमतल पठारी धरातल है दंडकारण्य का क्षेत्र, पठारी धरातल है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा विकल्प उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 22। दर्रे पूछे गए हमारे इस प्रश्न में। ठीक है, कि जो है नीति दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा और इनको उनके घाटी से मिलाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें नीति दर्रा की, तो एक का टू उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि नीति दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है और ये कुमायूं श्रेणी में पड़ता है। ठीक है, कुमायूं श्रेणी में पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे पीर पंजाल दर्रे की। पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू से कश्मीर घाटी को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू से कश्मीर घाटी को जोड़ता है और पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। ठीक है, अगला है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा आपको पता है कि जास्कर श्रेणी का दर्रा है, जास्कर श्रेणी में दर्रा पड़ता है। ठीक है, और जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, श्रीनगर से कारगिल एवं लेह को जोड़ता है। सी का 4, फिर चांगला दर्रा, डी का 1 लद्दाख से तिब्बत। तो इस आधार पर अगर हम मिलाएंगे तो हमारा क्वेश्चन संख्या 22 का विकल्प बी बन जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ठीक है, ये विकल्प सही है। आप देख लीजिएगा कि नीति दर्रा उत्तराखंड में है, पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में है, जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में, चांगला दर्रा है जो लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। भारतीय विशाल मैदान के कौन से क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं? भारतीय विशाल मैदान के क्षेत्र में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? ए, कठोर सामग्री जैसे कंकड़ और पत्थरों से बना है। कुछ नदियां इस क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं। यहाँ नदी की गति अचानक कम हो जाती है। तो 23 प्रश्न संख्या 23 का जो सही आंसर है वो ए, भाबर की ये विशेषताएं हैं। अब आप थोड़ा सा अगर यहाँ देख लें कि जो संरचनात्मक विशेषताएं हैं, संरचनात्मक विशेषताओं, मैं यहां लिख देता हूं, संरचनात्मक विशेषताओं और ढाल के आधार पर भारतीय विशाल मैदान को जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें भाबर, तराई, बांगर और खादर, ये 4। तो ये जो 3 विशेषताएं दी गई ये भाबर की दी गई, क्योंकि क्या है, पहाड़ से जब नदियां अचानक नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बड़े कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं, उनका यहाँ पर निक्षेपण कर देती हैं। अब चूंकि पत्थर का आकार बड़ा होता है इसलिए उनमें पारगम्यता बहुत अधिक होती है। पारगम्यता अधिक होने की वजह से नदियां उनमें लुप्त हो जाती हैं और चूंकि पहाड़ से उतरकर को मैदानों में बढ़ रही होती हैं तो उनकी गति भी क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो ये जो विशेषताएं हैं वो किस विकल्प में सही बैठ रही हैं? भाबर प्रदेश में सही बैठ रही हैं। 23 का विकल्प ए सही है। आगे देखते हैं हम लोग, लंबी अवधि तक बिना हानि के फसल उत्पादन की क्षमता के आधार पर मिट्टी के ह्रास को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है? ठीक है, बहुत लंबे समय तक
अगर जो है फसल उपजाई जा रही है किसी मृदा में और वो उपजाऊ बनी हुई है तो उसका जो है क्या, उसकी क्षमता बहुत अच्छी होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, भूमि क्षमता के द्वारा उसको परिभाषित किया जाएगा। 24 का डी आंसर सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं 25, प्रश्न संख्या 25 है, मानसून की उत्पत्ति संबंधी गतिक संकल्पना का प्रतिपादन किया था। मानसून की उत्पत्ति में गतिक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक, तो मानसून की उत्पत्ति में जो गतिक संकल्पना है वो फ्लॉन महोदय ने दिया था। सही आंसर क्या है इसका? बी, फ्लॉन महोदय ने जो है गतिक संकल्पना का प्रतिपादन किया था और इन्होंने 1951 में इसका प्रतिपादन किया था। यहाँ पर एक विकल्प और, एडमंड हेली। एडमंड हेली ने तापीय संकल्पना का प्रतिपादन किया था। किसका किया था? तापीय संकल्पना का, मानसून की जो है संकल्पना का प्रतिपादन किया था, जो कि 1686 ईस्वी में इन्होंने किया था। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को देख लेना। जरूर नहीं कि गतिक संकल्पना ही पूछे आपके एग्जाम में, हो सकता है इस बार तापीय संकल्पना पूछ दे। और आप कमेंट करके हमें बताइए डॉक्टर पी कोटेश्वरम ने कौन सी संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इनका नाम भी मानसून की उत्पत्ति से जोड़ा जाता है। तो आप कोटेश्वरम महोदय ने जो मानसून की संकल्पना दी है उसको कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक क्या होगा यदि माध्य 7 है, माध्य 7 है तथा मानक विचलन 4.43 है। ठीक है, तो इसका सूत्र है, अगर आपने सूत्र याद होगा, ठीक है, विचरण गुणांक CB बराबर सिग्मा अपान म्यू इंटू 100। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन, ठीक है, इंटू 100। ये और ये एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें अगर हम मान रख दें तो मान दिया गया, मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया गया, 4.43 अपान 7 इंटू 100। तो इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा 63.28%। 63.28%। विचरण गुणांक जो है इस प्रश्न के लिए क्या होगा, 63.28। ठीक है, आप सूत्र याद कर लीजिए विचरण गुणांक का, चाहे इस तरह याद कर लीजिए और चाहे इस तरह याद कर लीजिए, बात एक ही है, मान रखिए सीधे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का प्रसार गुणांक क्या है? प्रसार गुणांक निकालना है। ठीक है, तो प्रसार गुणांक क्या कहते हैं हम लोग, बहुत सारा सूत्र है इसका। प्रसार गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, CR, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बराबर होता है L माइनस S अपान L प्लस S। बहुत सरल सूत्र है, आप इसको याद कर लीजिए एक बार में प्रसार गुणांक निकालने के लिए। तो L मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीरीज। ठीक है, L का मतलब होता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीरीज, जो आपको सीरीज दी गई है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है। और S का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीरीज। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीरीज। ठीक है, तो आपके पास जो सीरीज दी गई उसमें आप देख लीजिए सबसे बड़ा नंबर क्या दिया गया है, सबसे बड़ा नंबर दिया गया है 210 और सबसे छोटा नंबर क्या दिया गया है 15। तो आप देख लीजिए 210 माइनस 15 अपान 210 प्लस 15। तो अगर आप देखेंगे तो 195 ऊपर आ जाएगा और 225 नीचे आ जाएगा। जब इसको आप काटेंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा 27 का C, 0.86 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। संख्याएं या आंकड़े बदल सकते हैं, सूत्र याद रखिए L माइनस S बटे L प्लस S प्रसार गुणांक निकालने का सूत्र है। सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए, सबसे छोटा नंबर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो चरों का रैंक बिल्कुल विपरीत है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? अगर आप इस पर सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका वैसे हम प्रश्न देख लेते हैं 28 का। 28 का जो आंसर है वो डी है। 28 का आंसर क्या है? डी। आपको पता है कि सहसंबंध या कोरिलेशन में -1 से लेकर के +1 तक होता है। ठीक है, ठीक। अब विपरीत की बात हो रही है। विपरीत आपको पता है कि जब दो चरों के मध्य ऐसा संबंध पाया जाए कि एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे, इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, और ऋणात्मक संबंध या विपरीत संबंध क्या होता है कि एक चर बढ़ रहा हो तो दूसरा चर घट रहा हो।
ठीक है। तो ये कैसा संबंध हो गया, विपरीत संबंध। यही जो है -1 होता है। +1 में क्या कंडीशन हो सकती है, या तो 1 के बढ़ने पर दूसरा बढ़ रहा होगा या 1 के घटने पर दूसरा घट रहा होगा। ठीक है, तो ये धनात्मक संबंध होगा, और ये बिल्कुल विपरीत वाला ये ऋणात्मक संबंध है। तो इसका डी राइट आंसर होगा -1। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप सहसंबंध को, क्योंकि सभी एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे एमपी सेट हो या एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर जो है नेट का एग्जाम हो। ठीक है, तो कोरिलेशन, रिग्रेशन, इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको एक बार ध्यान से, इनके जो सूत्र हैं, फार्मूला है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रतीप गमन मतलब रिग्रेशन गुणांक का मान 0 है तो इसका क्या अर्थ होता है। कोरिलेशन और रिग्रेशन को साथ में पढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रतीप गमन गुणांक का मान 0 है तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर क्या है, स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच कोई संबंध नहीं है। आपको पता है कि कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों क्या करते हैं, संबंध को बताते हैं। संबंध की जो है मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो कोरिलेशन बताता है, और संबंध की मात्रा एवं दिशा दोनों की अगर हम बात करें तो ये रिग्रेशन बताता है, प्रतीप गमन बताता है। ठीक है, तो आप ध्यान से इनको पढ़ लीजिएगा, और यदि इनके बीच संबंध या इनके बीच जो गुणांक है वो 0 होता है तो ये जो चर होते हैं उनके बीच किसी भी संबंध को नहीं दर्शाया जाता है, क्योंकि आपको पता है रिग्रेशन में एक चर को स्वतंत्र रखा जाता है और दूसरा आश्रित चर होता है। ठीक है, तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या सी। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित विधियों में से किसमें मॉड्यूलस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 30 का जो सही आंसर है वो है माध्य विचलन। 30 का जो सही आंसर है वो है माध्य विचलन। प्रश्न संख्या 30 जो है उसका जो सही आंसर है वो क्या है, माध्य विचलन। अगर आपको पता है माध्य विचलन जिसको हम लोग निकालते हैं मीन डिविएशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जब हम मीन डिविएशन निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है सिग्मा मॉडुलस x माइनस एक्स बार बाई एन। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस का चिन्ह है इसका मतलब ये होता है कि यदि हम जैसे मान लिए इसमें हम जब डिविएशन या विचलन निकालते हैं तो कभी कभी हमें ऐसे घटना पड़ जाता है 5 माइनस 7, आंसर आया -2। तो जब हम किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं प्लस या माइनस का, तो वहां पर हम ये मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कोई सवाल दिया गया होगा तो आप देखेंगे कि अक्सर आपको ऐसा संख्या -3 -5 मिल जाएगा। तो इन चिन्हों को हटाने के लिए इस मॉडुलस का प्रयोग किया जाता है, और किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है माध्य विचलन में, मीन डिविएशन में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं। निर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं, तो 31 का बी प्रश्न, बी विकल्प सही है। ठीक है, आपको पता है इसमें खनन, कृषि, ठीक है, इसमें निर्माण, ठीक है, और इसमें सेवाएं, ठीक है, और उसमें उच्च प्रशासनिक सेवाओं को शामिल किया जाता है, उच्च प्रशासनिक सेवाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसका 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 32 नंबर का जो प्रश्न है कि कृषि अवस्थिति सिद्धांत में विलग प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, विलग प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन, इसका विकल्प जो है वो डी सही है, वान थ्यूनेन के द्वारा किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 1826 ईस्वी में जर्मन अर्थशास्त्री वान थ्यूनेन ने एक सिद्धांत दिया था, कृषि अवस्थिति सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कृषि अवस्थिति सिद्धांत। उसमें उन्होंने जो है एक इस तरह प्रदेश की कल्पना की थी जिसको उन्होंने क्या कहा था, विलग प्रदेश कहा था। ये विलग प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें सिर्फ एक ही नगर था, जिसमें क्या था, एक ही नगर था, और नगर के चारों तरफ कृषि वाला क्षेत्र था। ठीक है, इस क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता था उस सबको इसी नगर में बेचा जाता था, सेल किया जाता था। ठीक है, तो उन्होंने, और इस एक ही प्रकार का परिवहन साधन इस्तेमाल होता था इस वाले विलग प्रदेश में। ठीक है, तो विलग प्रदेश का जो कॉन्सेप्ट है या जो संकल्पना है वो किन्होंने
अपने सिद्धांत में अपनाई थी? वान थ्योनन महोदय ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में, जिसको कि 1826 ईस्वी में दिया था, अपनाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। चतुर्थ श्रेणी के व्यवसायों के कौन से उदाहरण है? चतुर्थ श्रेणी के व्यवसायों के कौन से उदाहरण है? अभी प्रश्न ऊपर आया था, ठीक है, द्वितीय श्रेणी वाला, अब चतुर्थ आ गया। ठीक है, थोक व्यापार, खनन एवं ड्रिलिंग, कृषि एवं वानिकी। तो इसका सही उत्तर वित्तीय परामर्श एवं सूचना प्रौद्योगिकी। वित्तीय परामर्श एवं सूचना प्रौद्योगिकी। सूचनाओं का उत्पादन, उच्च स्तर की पेशेवर प्रशासनिक सेवाएं। ठीक है, उत्पादन किसका? सूचनाओं का उत्पादन। पेशेवर, उच्च स्तर की पेशेवर सेवाएं भी जो है चतुर्थ श्रेणी में रखी जाती हैं। ठीक है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 34 है, भूमि का प्रति इकाई किराया निर्धारित करने के लिए वान थ्योनन मॉडल में प्रयुक्त प्राथमिक सूत्र क्या है? ठीक है, प्राथमिक सूत्र क्या है? प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर होगा वो है ए, आर बराबर वाई ब्रैकेट में पी माइनस सी माइनस वाई एफ एम। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सूत्र है। ठीक है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब इसमें आप ये देख सकते हैं, आर क्या है? भूमि का किराया है। वाई क्या है? उपज है। पी क्या है? मूल्य है। सी क्या है? उत्पादन लागत है। एम क्या है? बाजार से दूरी है। एफ क्या है? उपज की प्रति इकाई भाड़ा है। ठीक है, तो इन सबको आधार पर इन्होंने एक सूत्र बनाया जिसको क्या कहते हैं? आर बराबर बाई पी माइनस सी माइनस वाई एफ एम। ठीक है, वान थ्योनन ने अपना जो सिद्धांत दिया था, क्योंकि उनका सिद्धांत ही किस पर आधारित था? तुलनात्मक लाभ पर आधारित था। तुलनात्मक लाभ पर आधारित सिद्धांत था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला जो है आपको पता होना चाहिए कि जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। और ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में एक और बहुत महत्वपूर्ण खनिज के लिए प्रसिद्ध है जिसको हम लोग बोलते हैं डल्ली राजहरा। ठीक है, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला से जो है, बेलाडीला से लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। जापान को निर्यात किया जाता है। जापान को निर्यात किया जाता है। निर्यात किया जाता है कहाँ से? बेलाडीला से, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न क्या है? स्ट्राबो भूगोलवेत्ता थे। स्ट्राबो भूगोलवेत्ता थे कहाँ के? रोमन के थे। रोम के रहने वाले थे स्ट्राबो। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि रोम में सिर्फ स्ट्राबो ही नहीं, अन्य भूगोलवेत्ताओं को भी रखा जाता था। तो उनमें से क्या क्या है? अगले प्लनी महोदय हैं हमारे। ठीक है, उसके अलावा कौन आते हैं हमारे? टॉलमी महोदय आते हैं, आपको पता होना चाहिए। रोमन भूगोलवेत्ता है ये सब। ठीक है, उसके अलावा पोम्पोनियस मेला का भी नाम रोमन भूगोलवेत्ताओं में रखा जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि अगली बार एग्जाम में रोमन ही पूछे जाएं, यूनानी पूछे जा सकते हैं, अरब पूछे जा सकते हैं। तो आप जो है इनका एक पन्ने का नोट्स बन जाएगा। सभी भूगोलवेत्ताओं को किस देश के निवासी हैं, मतलब किस विचारधारा से संबंधित हैं, उसको आप लिख लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। रोमन वाले तो हमने बता दिए आपको, स्ट्राबो, प्लिनी, टालमी, पोम्पोनियस मेला, ये 4 महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता रोम भूगोलवेत्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 37 है, भौगोलिक चिंतन और प्रवर्तक। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 37 है, जिसमें पूछा गया है प्रत्यक्षवाद से संबंधित कौन प्रवर्तक है? मानवतावाद से, नवनिश्चयवाद से, व्यवहारवाद से कौन संबंधित है? ठीक है, तो अगर आप देखेंगे प्रत्यक्षवाद, एक का 2 अगस्त कामते। ठीक है, एक का दो अगर आप देखोगे तो एक ही विकल्प है, सही मिल गया हमें यहीं पे। 37 का ए फिलहाल हम मिलान कर लेते हैं। बी का 3 मानवतावाद को विलियम किर्क। पीछे भी एक प्रश्न आया था, हमने बताया ना, उसमें उन्होंने 2 ऑप्शन सही माने थे, व्यवहारवाद और मानवतावादी। ठीक है, तो व्यवहारवाद से भी जुड़े हुए हैं विलियम किर्क और मानवतावाद से भी जुड़े हुए हैं विलियम किर्क। ठीक है, तो मानवतावाद विलियम किर्क। कमेंट करके आप बताना मानवतावाद या मानववादी भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ठीक है, सी देखते हैं हम लोग, नवनिश्चयवाद, इसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। व्यवहारवाद में आल्सन का यहाँ पर नाम रखा गया है। तो इस आधार पर इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ए। 37 का ए सही हो गया। ठीक है, फिर अगली पुस्तक आपकी पूछी गई है मीडोज ऑफ गोल्ड, बहुत ही प्रसिद्ध और जो है
एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली प्रश्न पुस्तक है ये, मीडोज ऑफ गोल्ड। किसकी पुस्तक है? तो 38 का जो सही आंसर है वो है ए, अल मसूदी की पुस्तक है, अल मसूदी, मीडोज ऑफ गोल्ड। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे दो विकल्प देखेंगे, इब्ने बतूता। तो इब्ने बतूता की जो है रहला ऑफ ट्रेवल्स है, यहाँ पर रहला ऑफ ट्रेवल्स है। यहाँ पर पुस्तकों से संबंधित भी वीडियो बनाएगी, आप उसको भी देख लेना, रहला ऑफ ट्रेवल्स। ठीक है, और अगले कौन है? अल बरूनी महोदय हमारे। अल बरूनी महोदय की जो है पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एग्जाम में मीडोज ऑफ गोल्ड ही पूछ जाए, कोई भी पुस्तक पूछी जा सकती है, या ये पूछा जा सकता है कि इनकी कोई पुस्तक का नाम बताओ चार विकल्प में से। ठीक है, तो आपको ये रटनी ही पड़ेंगी। मीडोज ऑफ गोल्ड, मीडोज ऑफ गोल्ड किसकी है? अल मसूदी की है। रहला ऑफ ट्रेवल्स किसकी है? इब्ने बतूता की है। किताबुल हिंद किसकी है? अल बरूनी की है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की परिधि आकलन हेतु इरेटोस्थनीज ने नोमोन के रूप में ओबेलिस्क, ओबेलिस्क का प्रयोग या उपयोग किया था, जो कि कहाँ स्थित है? ठीक है, प्रश्न है ओबेलिस्क। तो यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि पृथ्वी की परिधि मापन के लिए इरेटोस्थनीज ने दो चीजें इस्तेमाल की थी। एक कुआं था जो कि कहाँ स्थित था? साइने में। और ओबेलिस्क क्या है? एक पिलर है। ओबेलिस्क क्या है? एक पिलर है। अब चूंकि नोमोन भी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें एक ऐसे पिलर होता है और इसकी परछाई के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, ऐसे ही अलेक्जेंड्रिया में, इसका सही उत्तर क्या है? 39 का बी। अलेक्जेंड्रिया में एक पिलर है जिसको क्या कहा गया है? ओबेलिस्क कहा गया है। उस पिलर को इन्होंने नोमोन के तरह, यंत्र की तरह इस्तेमाल किया था। क्या ज्ञात करने में? पृथ्वी की परिधि ज्ञात करने में। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज ने जो ओबेलिस्क का उपयोग किया था वो कहाँ स्थित है? अलेक्जेंड्रिया में। अच्छा, इन्होंने कुएं का भी सहारा लिया था, तो कुआं कहाँ स्थित है? साइने में स्थित है। इसी आधार पर इन्होंने, अगर आपको ध्यान हो, इस तरह से एक चित्र बनाया था पृथ्वी की, जहाँ पर परिधि की गणना की थी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का बी, अलेक्जेंड्रिया। फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक कौन सी थी? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 40 का जो सही आंसर क्या है वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी, सही आंसर है। तो इसी क्रम हम देख लेते हैं। कॉस्मॉस किसकी है? हमबोल्ट महोदय की है, हमबोल्ट महोदय की है। ठीक है, अर्धकुंडे किसकी है? रिटर महोदय की है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी आकृति नदी के अपरदन कार्य से नहीं बनती? अपरदन से नहीं बनती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, नेचुरल लीव्स। ऐसे ही अगर आपको पता होना चाहिए कि अपरदन से नहीं बनती तो ये निक्षेपण से बनती है। ठीक है, तो निक्षेपण से उसके क्या बनती है? एलुवियल फैंस, आपको पता होना चाहिए, एलुवियल फैंस। ठीक है, कोन्स, एलुवियल कोन्स, ये सब निक्षेपण से बनती हैं। फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन ये भी निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति है। ठीक है, ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक। इसके अलावा क्या है? डेल्टा, डेल्टा भी क्या है? निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति है। उसके अलावा नदी वेदिका, नदी विसर्प और संरचनात्मक सोपान। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो स्थलाकृतियां हैं वो अपरदन से निर्मित या इरोजन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तटबंध या नेचुरल लीव्स जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं। फिर देखिए प्रश्न आ गया, चाप झील का निर्माण किस अवस्था में होता है? चाप झील का निर्माण किस अवस्था में होता है? बी, तरुणावस्था में। आपने पता है 3 अवस्थाएं होती, तरुणावस्था, पूर्णावस्था और जीर्णावस्था। तो जो तरुणावस्था में है उसमें क्या बनते हैं? जलप्रपात। क्या बनते हैं? जलप्रपात, बी आकार की घाटी। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में क्या बनती है? चाप झील बनते हैं। और जीर्णावस्था में क्या करता है? डेल्टा या बाढ़ का मैदान। ये अंतिम अवस्था की बातें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 43, नीली हरी शैवाल किन चट्टानों पर अपक्षय की क्रिया को तेज कर देती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीली हरी शैवाल किन चट्टानों पर अपक्षय की प्रक्रिया को तेज कर देती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का पहले तो हम राइट आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर है चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो नीली हरी शैवाल है, नीली हरी शैवाल है, वो क्या करती है?
सैलों पर मतलब चट्टानों पर, सैलों पर मरु वार्निश कर देती है, ठीक है, या निर्माण कर देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजर्ट वार्निश भी बोलते हैं, उसका निर्माण कर देती है। तो जब ये निर्माण हो जाता है तो सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव सैलों पर वार्निश का एक लेप कर देते हैं। जब सूक्ष्म जीव वार्निश का लेप कर देते हैं और सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न की जाती है। जब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति हो जाती है तो कौन सी प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है, कार्बोनेशन की प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है, कार्बोनेशन की प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है, जिस कारण चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, दो चट्टानें हैं ऐसी, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट दोनों पर जो है रासायनिक अपक्षय बहुत तेज हो जाता है, रासायनिक अपक्षय बहुत तेज हो जाता है। कैसा, रासायनिक अपक्षय बहुत तेज हो जाता है, ठीक है ना, कार्बोनेशन। अभी होता क्यों है, नीली हरी शैवाल चट्टानों पर मरु वार्निश, डिजर्ट वार्निश कर देती है, और सूक्ष्म जीवों को उपस्थिति होती है, वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है कौन सी क्रिया एक्टिवेट हो जाती है, कार्बोनेशन की क्रिया एक्टिवेट हो जाती है, और ये किस पे होता है, चूना पत्थर और डोलोमाइट पर प्रभावी होता है, जिससे कि रासायनिक अपक्षय जो है बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, स्थल रूप संरचना प्रगणता समय प्रतिफल होता है। ये कथन जो किसका है, प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर क्या है, विलियम मॉरिस डेविस का कथन है, कई बार पूछा जा चुका है, आप सभी लोगों को ये पता होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 के बाद 45, वेगनर के अनुसार पंजिया का विभाजन कब हुआ था, वेगनर के अनुसार पंजिया का विभाजन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में जो है पेंजिया का विभाजन हुआ था। इन्होंने दो बलों की चर्चा करी थी, एक क्या किया था, गुरुत्व बल, दूसरा क्या था, प्लवनशीलता, ठीक है। इन बलों के कारण जो है पेंजिया विभाजित हुई और दो भागों में टूट गई, आपको पता होना चाहिए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 है, वर्ष 2022 में एशिया के निम्नलिखित में से किस भाग में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम दर्ज किया गया है। 46 का सही आंसर है पश्चिमी एशिया में। पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया तो जनसंख्या के सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे कम जो जनसंख्या का प्रतिशत दर्ज किया गया वो कहाँ दर्ज किया गया, पश्चिमी एशिया में दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय संकल्पना के मूल रूप से जुड़ा है, तो सही आंसर क्या है, डब्ल्यू.एस. थॉमसन। इन्होंने सन 1929 ईस्वी में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को दिया था। इनके साथ एक और नाम लिया जाता है F.W. नोटेस्टीन, ठीक है। और ये इस संकल्पना से जो है बाद में जुड़े थे कब, 1945 में, ठीक है। तो जनसंख्या संक्रमण से अक्सर आपने सुना थॉमसन एवं नोटेस्टीन, तो थॉमसन इसके मूल प्रतिपादक हैं जिन्होंने इस संकल्पना का प्रतिपादन 1929 में किया था। F.W. नोटेस्टीन बाद में जुड़े, जो 1945 में इस संकल्पना से जुड़े, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 की घोषणा कब की गई थी। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 की घोषणा की गई थी 16 अप्रैल 1976 को, 16 अप्रैल 1976 को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये भारत की पहली जनसंख्या नीति थी, भारत की पहली जनसंख्या नीति है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 16 अप्रैल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न है कि उस शहर का क्या नाम है जिसने देश के सभी शहरों में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की है। इस शहर ने इसी देश के दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर की तुलना में 2 गुनी जनसंख्या दर्ज की है। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमेट सिटी की संकल्पना भी से संबंधित है और रैंक साइज रूल भी से संबंधित है, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से समझें तो मान लीजिए कोई क्षेत्र, कोई देश या कोई प्रदेश है, उसमें बहुत सारे नगर हैं, मान लो A नगर है, B नगर है, C नगर है,
डी नगर है। तो इस क्षेत्र में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर होगा उसको हम लोग रैंक 1 देंगे, ठीक है, रैंक 1। इसी को क्या कहा जाएगा, प्राथमिक नगर कहा जाएगा, जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या होगी। अब इससे कम जिसकी जनसंख्या होगी उसको रैंक 2 कहेंगे, लेकिन उसकी जनसंख्या कितनी कम होगी, यही महत्वपूर्ण बात। तो इसकी जनसंख्या इससे आधी होगी। इसकी जनसंख्या कितनी होगी, इससे आधी होगी। या तो हम दूसरी तरह से कहते हैं कि रैंक 2 से रैंक 1 का जो शहर होगा उसकी जनसंख्या कितनी होगी, दोगुनी होगी, दोगुनी होगी, ठीक है। तो ये बात प्राथमिक नगर इसकी व्याख्या करता है। और रैंक साइज रूल में जी के जिफ महोदय ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया, जो कि 1949 में दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो विकल्प है वो प्राथमिक नगर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 50। केंद्रीय स्थान के क्रिस्टालर मॉडल के K3 सिद्धांत को निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत इंगित करता है। आपको पता है जर्मन अर्थशास्त्री क्रिस्टालर महोदय ने, ठीक है, अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है, 1933 ईस्वी में, 1933 में। उसमें उन्होंने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया था, बाजार नियम, प्रशासनिक नियम और परिवहन का नियम, ठीक है। तो बाजार नियम के लिए उन्होंने क्या किया था, बाजार नियम के लिए उन्होंने किया था K=3, मतलब मार्केट, ठीक है, K=3। ट्रांसपोर्ट परिवहन के लिए उन्होंने किया था K=4 ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। और प्रशासनिक के लिए किया था उन्होंने K=7, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिए, क्रिस्टालर महोदय ने सन 1933 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया था, केंद्रीय स्थल सिद्धांत जिसको बोलते हैं। ये दक्षिणी जर्मनी पर आधारित था, दक्षिणी जर्मनी के शहरों पर आधारित था। और उन्होंने 3 चीज़ें बताई, 3 नियम बताए थे, बाजार नियम, प्रशासनिक और परिवहन। उनके लिए अलग अलग नियतांक दिए थे, वो ये हैं K=3, K=7 और K=4, ठीक है। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। 1 से 50 तक प्रश्नों को हमने इसमें सॉल्व करा दिया है। अभी हमारे 100 प्रश्न और बचे हैं, ठीक है। उनको भी हम अगले पार्ट में 50-50 करके देख लेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत लंबी भी नहीं होगी और आपको बोरियत भी नहीं होगी। आप वीडियो को अंत तक देखिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और आगे आने वाले एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गए।